नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने इस बैंको कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। दोस्तों, हमने देखिए पिछले वीडियो में चर्चा की थी राजस्थान की स्थलीय सीमा की। तो स्थलीय सीमा है उसके देखिए यहाँ से हमने वीडियो है वो आपके सामने देखिए रख दिया, तो आप उस वीडियो को जरूर पढ़ें। और अभी आज हम देखिए नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं और वो टॉपिक है आपके सामने राजस्थान के भौतिक प्रदेश। तो मित्रों, यहां से आप देखिए वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक आप जरूर देखें, क्योंकि राजस्थान पुलिस आपके सामने सेकंड ग्रेड और उसके अलावा फर्स्ट ग्रेड है आपके सामने जो वन रक्षक के हैं, और इसके अलावा जो ग्राम सेवक की जो तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी, उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो ये आपके सामने रहेगा। तो देखिए दोस्तों, यहां से हम राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की शुरुआत करते हैं। देखिए टॉपिक है मित्रों आपके सामने राजस्थान के भौतिक प्रदेश। राजस्थान के भौतिक प्रदेश। अब इन राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की जब हम बात करते हैं तो देखिए इसको किस प्रकार से विभाजित किया गया है, इनकी क्या क्या विशेषता है, क्या क्या यहां से आपसे प्रश्न है वो पूछे जा सकते हैं। तो मित्रों, मैं आपको साथ के साथ ये भी बताता चलूंगा कि राजस्थान पुलिस में फर्स्ट ग्रेड में सेकंड ग्रेड में प्रश्न है वो कहां कहां से किस तरीके से आते हैं। तो देखिए राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश है, इन भौतिक प्रदेशों को देखिए सबसे पहले बीसी जो मिश्रा है, बीसी मिश्रा, तो बीसी मिश्रा है, इन्होंने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को देखिए सबसे पहले कितने भागों में बांटा। तो यहां से मित्रों याद रखना, इनको इन्होंने 7 भागों में बांटा था। उसके बाद में देखिए डॉक्टर जो रामलोचन सिंह है, डॉक्टर रामलोचन सिंह, तो डॉक्टर रामलोचन सिंह है, इन्होंने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को देखिए कितने भागों में बांटा। तो याद रखना, इन्होंने इनको 3 भागों में बांटा था। यानी बीसी मिश्रा है, इन्होंने तो देखिए राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को सन 1967 ईस्वी में इन्होंने तो देखिए 7 भागों में बांट दिया। और यहाँ पर डॉक्टर रामलोचन सिंह है, इन्होंने सन 1971 ईस्वी में इनको देखिए 3 भागों में वो विभाजित कर दिया। तो यहाँ से देखिए बीसी मिश्रा के अनुसार देखिए कि राजस्थान के जो 7 भौतिक प्रदेश है वो आपके सामने देखो कौन कौन से आते हैं। तो यहां पर मित्रों सबसे पहले आपके सामने देखिए ये तो स्थिति रहेगी राजस्थान की। यहां पर मित्रों आपके सामने ये तो स्थिति रहेगी देखिए राजस्थान की, और इसी राजस्थान में हम ये देखने वाले हैं कि राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश है वो आपके सामने बीसी मिश्रा के अनुसार देखिए कौन कौन से। तो बीसी मिश्रा के अनुसार राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को देखिए कितने भागों में बांटा गया, 7 भागों में बांटा गया। अब इनके पहले तो देखिए 7 भाग आपके सामने देखो कौन कौन से। देखिए राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में ये 7 भाग आपके सामने हैं कौन कौन से। देखिएगा सबसे पहले यहां पर आपके सामने एक भाग रहेगा जिसका नाम है नहरी प्रदेश। मित्रों सबसे पहला जो पार्ट है वो आपके सामने देखिए कौन सा है, तो यहां पर आप ध्यान रखिए नहरी प्रदेश है। सबसे पहला पार्ट कौन सा है, नहरी प्रदेश का। उसके बाद में देखिए मित्रों यहां पर आपके सामने ये वाला जो पार्ट है, ये जो पार्ट है ये आपके सामने देखिए कौन सा पार्ट है, तो यहां पर ये दूसरा पार्ट आपके सामने रहेगा पश्चिमी शुष्क मरुस्थल का। मित्रों यहां पर ये रहेगा पश्चिमी शुष्क मरुस्थल का, ये पश्चिमी शुष्क मरुस्थल का है। उसके बाद में देखिए तीसरा जो भाग आपके सामने रहेगा मित्रों, वो तीसरा भाग देखिए यहां से आपके सामने आ जाएगा, और वो तीसरा भाग आपके सामने देखिए कौन सा है, तब आपको याद रखना है अर्ध शुष्क मरुस्थल का, अर्ध शुष्क मरुस्थल का। तो यानी यहां से आप ये देखेंगे कि पहला जो भाग है वो तो नहरी प्रदेश का है, दूसरा भाग है ये पश्चिमी शुष्क मरुस्थल का है, तीसरा भाग आपके सामने अर्ध शुष्क मरुस्थल का है। लेकिन तीसरे वाले भाग की जब हम बात करते हैं तो तीसरा वाला भाग देखिए यहाँ पर आपके सामने रहेगा। ये तीसरे के बाद में जो चौथा भाग है, ये चौथा भाग आपके सामने देखिए यहाँ पर अरावली प्रदेश का रहेगा। मित्रों कौन से प्रदेश का रहेगा, अरावली प्रदेश का। तो 4 भाग तो आपके पास ये हो गए। उसके बाद में देखिए यहाँ पर 5वां जो प्रदेश आपके सामने रहेगा वो 5वां प्रदेश यहां से रहेगा, और उसका नाम रहेगा पूर्वी कृषि
पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश, पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश। ये आपके सामने मित्रों पांचवा भाग है। और उसके बाद में जो छठा भाग है, ये छठा भाग देखिए आपके सामने यहां से रहेगा, और इस वाले भाग का नाम रहेगा दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश। ये दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश है मित्रों। कौन सा प्रदेश है? दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश। और उसके बाद में जो सातवां पार्ट है वो आपके सामने यहां से रहेगा, और इस वाले भाग का नाम रहेगा आपके सामने चंबल बीहड़ प्रदेश, चंबल बीहड़ प्रदेश। तो मित्रों यहां पर आपके सामने देखो कितने भाग हो चुके हैं। यहां से आपके सामने देखिए कौन सा भाग हो गया, यहां से ये चंबल बीहड़ प्रदेश हो गया। यहां से मित्रों आपके सामने ये चंबल बीहड़ प्रदेश, यहां से सातवां भाग है चंबल बीहड़ प्रदेश, ये चंबल बीहड़ प्रदेश है मित्रों। तो यानी राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश हैं, इन भौतिक प्रदेशों को देखिए वीसी मिश्रा के अनुसार देखिए कितने भागों में बांट दिया। तो यहां से आप कह सकते हैं कि इनको कितने भागों में बांटा गया है? 7 भागों में। 7 भागों में पहला भाग आप याद रखिएगा नहरी प्रदेश का, नहरी प्रदेश के बाद में दूसरा भाग आप याद रखिएगा पश्चिमी शुष्क मरुस्थल का, और उसके बाद में तीसरा भाग आप याद रखिएगा यहां से अर्ध शुष्क मरुस्थल का, और चौथा भाग मित्रों आप याद रखिएगा अरावली प्रदेश का, और पांचवा जो भाग आप याद रखेंगे वो रखेंगे पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश का। ये पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश है। उसके बाद में देखिए छठा जो भाग है वो आपके सामने दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश का है, और सातवां आपके सामने चंबल बीहड़ प्रदेश का है। तो मित्रों इस प्रकार से मिश्रा जी हैं, इन्होंने देखिए राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को सन 1967 ईस्वी में देखिए 7 भागों में विभाजित कर दिया था। लेकिन उसके बाद में देखिए जब डॉक्टर रामलोचन सिंह की बात करते हैं, डॉक्टर रामलोचन सिंह की, तो इस रामलोचन सिंह ने देखिए राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश हैं, इन भौतिक प्रदेशों को इन्होंने देखिए 3 भागों में बांटा था। और 3 भागों में कब बांट दिया? तो याद रखना 1971 में। अब 1971 में देखिए इस रामलोचन सिंह ने देखिए राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को किस प्रकार से बांटा था। तो यहां से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम देखिए रामलोचन सिंह के अनुसार राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को पढ़ ले मित्रों। यहां से आपके सामने देखिए स्थिति आ चुकी है। अब डॉक्टर रामलोचन सिंह के अनुसार देखें तो रामलोचन सिंह ने देखिए राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश हैं इनको 3 भागों में बांटा था। कितने भागों में बांटा था? 3 भागों में। अगर इनके 3 भाग देखें तो एक भाग तो आएगा आपके सामने प्रथम श्रेणी के भौतिक प्रदेश, पहला भाग है प्रथम श्रेणी के भौतिक प्रदेश, और उसके बाद में आता है आपके पास में द्वितीय श्रेणी के भौतिक प्रदेश, द्वितीय श्रेणी के भौतिक प्रदेश, और उसके बाद में आता तृतीय श्रेणी के भौतिक प्रदेश। तो यहां से 3 श्रेणियों में आपके सामने राजस्थान के भौतिक प्रदेश मिलेंगे डॉक्टर रामलोचन सिंह के अनुसार। तो प्रथम श्रेणी, इस प्रथम श्रेणी में तो राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को केवल 2 ही भागों में विभाजित किया था। और द्वितीय श्रेणी की बात करते हैं तो द्वितीय श्रेणी में राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में 13 भाग वो रामलोचन सिंह ने बताए थे। उसके बाद में तृतीय श्रेणी की बात करते हैं तो तृतीय श्रेणी के जो भौतिक प्रदेश हैं इनको इन्होंने देखिए कितने भागों में बांट दिया? 4 भागों में बांट दिया। तो यहां से देखिए प्रथम श्रेणी में तो आप केवल 2 भाग याद रखेंगे, एक भाग तो आप याद रखिएगा अरावली प्रदेश। कौन सा प्रदेश? अरावली प्रदेश। यहां से पहला भाग है आपका अरावली प्रदेश। उसके बाद में दूसरा जो भाग आप पढ़ोगे वो भाग रहेगा दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, ये पठारी भाग या पठारी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। उसके बाद में तृतीय श्रेणी की देखिए यहां पर 4 भौतिक प्रदेश है वो इन्होंने बताए थे। तो 4 भौतिक प्रदेश यहां से आप ध्यान रखिएगा कि पहला भाग है वो तो दिया था इन्होंने पश्चिमी राजस्थान का। कौन सा दिया था? पश्चिमी राजस्थान का। और उसके बाद में दूसरा भाग दिया था इन्होंने पूर्वी राजस्थान का। कौन सा भाग दिया था? पूर्वी राजस्थान का।
तीसरा जब भाग आप देखोगे तो तीसरा भाग था आपके सामने पश्चिमी मरुस्थल का, पश्चिमी मरुस्थल का। और चौथा भाग इन्होंने दिया था पूर्वी मैदानों का, पूर्वी मैदानी प्रदेश का। यानी एक तो पश्चिमी राजस्थान, एक पूर्वी राजस्थान, एक पश्चिमी मरुस्थल और एक दिया था पूर्वी मैदान। ऐसे करके देखिए तृतीय श्रेणी में तो इन्होंने 4 भौतिक प्रदेश बता दिए और प्रथम श्रेणी में इन्होंने 2 भौतिक प्रदेश है वो बता दिए। तो यहां से देखिए द्वितीय श्रेणी की बात करते हैं तो तृतीय श्रेणी में आपके सामने देखो 13 भौतिक प्रदेश है वो आ जाते हैं, जिसमें आपके 4 तो ये शामिल हो जाएंगे, 2 ये हो जाएंगे, 7 वो हो जाएंगे। ऐसे करके आपके पास ये 13 भौतिक प्रदेश है वो बन जाएंगे। लेकिन आज हम वर्तमान की बात करते हैं मित्रों, तो वर्तमान राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश है इनको 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। अब यहां से आप देखिए एक एक पॉइंट को समझना मित्रों, यहां से एक एक पॉइंट को समझिएगा कि राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश हैं इनको वर्तमान में देखिए कितने भागों में बांटा गया है। राजस्थान के भौतिक प्रदेश, राजस्थान के भौतिक प्रदेश मित्रों, आप साथ के साथ नोट जरूर करते जाए भाई। आप अपना रजिस्टर खोल करके बैठे, जब भी आप इनको पढ़ने के लिए आप पढ़ते हो तो वहां से आप अपना नोट्स है वो साथ के साथ वो तैयार कर ले। ठीक है, साथ के साथ नोट्स तैयार कर ले, साथ के साथ इन चीजों को आप लिख करके है वो याद कर सकते हैं। तो देखिए राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश हैं, इन भौतिक प्रदेशों को आप देखेंगे तो इनको भौगोलिक आधार पर देखिए कितने भागों में बांटा गया। तो राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को यदि हम भौगोलिक आधार पर देखें तो भौगोलिक आधार पर देखिए इनको कितने भागों में बांटा गया। तो भौगोलिक आधार पर जब आप इनको देखोगे तो इनको देखिए कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया। अब यहां से देखिए मित्रों 4 भाग आपके सामने हैं कौन कौन से? तो सबसे पहला भाग तो आपके सामने रहेगा मरुस्थल का। कौन सा रहेगा? मरुस्थल का भाग। सबसे पहला भाग है आपके सामने मरुस्थल का भाग। उसके बाद में दूसरा जो भाग है वो भाग है आपके सामने अरावली का भाग। दूसरा भाग है आपके सामने अरावली का भाग। उसके बाद में देखिए तीसरे भाग की बात करते हैं तो तीसरा भाग आपके सामने कौन सा रहेगा? तब यहां से आपको याद रखना पूर्वी मैदानी भाग, पूर्वी मैदानी भाग। और उसके बाद में चौथा भाग जो आपके सामने रहेगा वो रहेगा दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। ये दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग है। तो यहां पर हमने ये देखा कि राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश हैं, इन भौतिक प्रदेशों को देखिए आपके सामने कितने भागों में बांटा गया। तो कितने भागों में बांटा गया भौगोलिक आधार पर? राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को भौगोलिक आधार पर 4 भागों में बांट दिया। सबसे पहला भाग देखिए कौन सा? मरुस्थल का भाग। उसके बाद में कौन सा भाग है? अरावली का भाग। तीसरा भाग कौन सा? पूर्वी मैदानी भाग। और चौथा भाग कौन सा? दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। तो मित्रों यहां से आपके पास ये 4 भौतिक प्रदेश है वो आ चुके हैं। अब इन चारों भौतिक प्रदेशों को यदि हम राजस्थान के मानचित्र पर रखें, इनको देखिए चारों को हम राजस्थान के मानचित्र पर मित्रों रखें तो इनमें देखिए आपके सामने मरुस्थल का जो भाग है वो भाग देखिए आपके सामने कहां होगा, और उसके बाद में आपके सामने अरावली का भाग है वो कहां होगा। उसके बाद में मैदानी भागों की बात करते हैं तो मैदानी भागों का विस्तार देखिए आपके सामने कहां रहेगा, और पठारी भागों का विस्तार है वो आपके सामने कहां रहेगा। तो मित्रों ये तो है राजस्थान का आपके पास में देखो मानचित्र, और इस मानचित्र में हम देखें कि राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार है वो तो देखिए यहां से आपको मिलने वाला है। यहां से आपको राजस्थान में मरुस्थल का भाग मिलने वाला है। तो मित्रों ये जो पार्ट रहेगा आपके सामने ये तो रहेगा मरुस्थल का, ये तो मित्रों रहेगा मरुस्थल का। और इस मरुस्थल से नीचे जब आप यहां से देखोगे तो यहां पर आपको देखिए भाग मिलने वाला है अरावली का। यहां से आपको भाग कौन सा मिलने वाला है? अरावली का। और अरावली से नीचे आप यहां से देखोगे तो यहां पर आपको भाग मिलने वाला है मैदानी भाग का। ये मैदानी भाग है।
और यहाँ पर आपको चौथा जो पार्ट मिलने वाला है वो भाग मिलने वाला पठारी भाग। तो इस प्रकार से राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश हैं, इन भौतिक प्रदेशों को देखिए 4 भागों में हमने पढ़ा। ये 4 भागों में मरुस्थल है, अरावली है, मैदानी भाग है, पठारी भाग है। ये 4 भौतिक प्रदेश हैं। अब इन चारों भौतिक प्रदेशों में देखिए आपके सामने देखिए स्थिति क्या रहेगी। देखिए ध्यान से समझिएगा, अभी यहां से एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट चीज होगी। मित्रों ध्यान से समझिएगा, एक एक पॉइंट को समझिएगा, यहां से इंपॉर्टेंट बातें आने वाली है। देखो यानी यहां पर तो मैं आपके सामने देखिए इसको तो रफ कर रहा हूं, और अभी यहां से आप देखिए एक एक पॉइंट को समझिएगा, एक एक पॉइंट को समझिए मित्रों। देखिएगा यहां पर आपके सामने ये राजस्थान है और ये राजस्थान की यहां से उत्तर दिशा है, और यहां से आपके सामने ये दक्षिण दिशा है, और यहां से आपके सामने ये पूर्व दिशा है, और यहां से जब आप देखोगे तो यहां पर आपके सामने ये पश्चिम दिशा है। यानी उत्तर है, पूर्व है, दक्षिण है और पश्चिम है। तो यहां पर आपको मरुस्थल का विस्तार भी मिल रहा है, यहां से आपको अरावली का विस्तार भी मिल रहा है, यहां से आपको मैदानी भागों का विस्तार भी मिल रहा है, मैदानी भाग का, और यहां से आपको पठारी भाग का विस्तार मिल रहा है। लेकिन मित्रों जब हम राजस्थान के संदर्भ में इस मरुस्थल को पढ़ते, अरावली को पढ़ते, मैदानी भाग को पढ़ते या पठारी भाग को पढ़ते, तो इनकी देखिए खास बात आपके सामने क्या क्या रहेगी। देखना ध्यान से देखिएगा कि यहां पर ये मरुस्थल है, और इस मरुस्थल को बोल सकते हैं आप उत्तर पश्चिम मरुस्थल। ये उत्तर पश्चिम मरुस्थल देखिए यहां पर राजस्थान की ये कितने प्रतिशत भूभाग पर फैला हुआ है। तो यहां पर मित्रों याद रखना है 61.11%। यानी कितने प्रतिशत भूभाग पर फैला है? 61.11% भूभाग पर फैला है। जबकि इस मरुस्थल में देखिए कितनी प्रतिशत जनसंख्या वो निवास करती। मित्रों कितनी प्रतिशत यहाँ पर जनसंख्या निवास करती है? तो याद रखना 40% जनसंख्या निवास करती है। उसके बाद में देखिए जब इस अरावली पर्वत श्रेणी को हम पढ़ते हैं तो अरावली पर्वत श्रेणी है ये राजस्थान के कितने प्रतिशत भूभाग पर फैली हुई है? तो ध्यान रखना मित्रों ये 9% भूभाग पर फैली है। लेकिन यहाँ पर हम जनसंख्या देखें तो कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 10% जनसंख्या निवास करती है। फिर मित्रों यहाँ से हम मैदानी भागों को पढ़ते हैं तो मैदानी भाग ये राजस्थान के कितने प्रतिशत भूभाग पर फैला है? तो यहाँ पर कितने प्रतिशत भूभाग पर फैला हुआ है? तो याद रखना 23% भूभाग पर फैला हुआ है। लेकिन यहाँ पर कितनी प्रतिशत जनसंख्या है वो निवास करती है? कितनी प्रतिशत जनसंख्या वो यहाँ पर निवास करती है? तो मित्रों याद रखना 39% जनसंख्या वो निवास करती है। उसके बाद में दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग को पढ़ते हैं तो ये कितने प्रतिशत देखिए भूभाग पर फैला हुआ है? तो यहाँ पर मित्रों याद रखना कि कितने प्रतिशत भूभाग पर फैला? 1.89%। और यहाँ पर कितनी प्रतिशत जनसंख्या वो निवास करती है? तो कितनी प्रतिशत जनसंख्या वो निवास करेगी? तो यहाँ पर याद रखना आपको 11% जनसंख्या वो निवास करती है। मित्रों यहाँ से हमने देखा कि जो आपके सामने मरुस्थल है ये राजस्थान में जो मरुस्थल है ये कितने प्रतिशत भूभाग पर फैला? तो यहाँ पर कितने प्रतिशत देखिए ये भूभाग पर फैला है? यानी 61.11% भूभाग पर फैला, और यहाँ 40% जनसंख्या वो क्या करती है? निवास करती है। फिर अरावली पर्वत श्रेणी राजस्थान की देखो कितने प्रतिशत भूभाग पर फैली है? 9% भूभाग पर फैली, जबकि यहाँ जनसंख्या कितनी निवास कर रही है? 10%। फिर आपका मैदानी भाग है ये राजस्थान के कितने प्रतिशत भूभाग पर फैला है? तो 23% भूभाग पर फैला, जबकि यहाँ पर जनसंख्या देखिए कितनी निवास कर रही है? 39% जनसंख्या वो निवास कर रही है। फिर पठारी भाग को देखोगे ये कितने प्रतिशत भूभाग पर फैली हुई है? तो यहाँ पर पठारी भाग 1.89% भूभाग पर फैला, जबकि यहाँ जनसंख्या कितनी निवास कर रही है? 11% जनसंख्या वो निवास कर रही है। तो मित्रों यहाँ पर देखिए भूभाग देखोगे तो 100% मिलेगा, जनसंख्या देखोगे तो यहाँ पर भी आपको 100% मिलेगी। देखिएगा अब काउंट करना, देखो पहला जो भाग था ये भाग था आपके सामने मरुस्थल,
सभी विद्यार्थी यहां से ध्यान देंगे। यहां पर पहला भाग है मरुस्थल, और मरुस्थल के बाद में है मित्रों यहां से अरावली। क्या है? अरावली। और अरावली के बाद में तीसरा भाग कौन सा है? मैदानी भाग है, मैदान है। और उसके बाद में चौथा भाग आपके सामने पठारी भाग का है। ये मैदानी भाग और यहां से पठारी भाग। तो देखिए मरुस्थल की जब बात करेंगे, अरावली की बात करें, मैदानों की बात करें, पठारों की बात करें, तो यहां पर मित्रों देखो मरुस्थल है वो कितने प्रतिशत भूभाग पर फैला है, कितने प्रतिशत भूभाग पर फैला, और यहां पर कितनी प्रतिशत जनसंख्या वो निवास करती। तो मैंने कहा 61.11% भूभाग पर फैला। यहां जनसंख्या कितनी निवास करती है? 40% जनसंख्या निवास करती है। ये अरावली 9% देखिए भूभाग पर फैली है, और यहाँ 10% जनसंख्या निवास करती है। मैदानी भाग ये 23% भूभाग पर फैली है, और यहाँ पर 39% जनसंख्या निवास करती है। फिर यहाँ पर पठारी भाग है, ये 1.89% भूभाग पर फैला है, और यहाँ पर 11% जनसंख्या निवास करती है। अब मित्रों आप यहाँ से ये देखो कि यहाँ एक तरफ तो भूभाग है और एक तरफ आपके पास जनसंख्या है। एक मिनट भाई, सॉरी यहाँ पर हमने गलती कर दी, एक छोटी सी गलती कर दी। यहाँ पर देखिए मित्रों, यहाँ पर आपके सामने जो मैंने 1.89% लिखा है, यहाँ पर आप करोगे मित्रों यहाँ पर 6.89। थोड़ा सा यहाँ से हमने मिसप्रिंट कर दिया, तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। यानी यहाँ पर 6.89%, तो यहाँ पर भी आप कितना प्रतिशत करोगे? 6.89% करोगे। अब देखो यहाँ से आप काउंट करो, पूरा का पूरा 100% हो जाएगा। यानी यहाँ पर आपके पास में देखो 10 आ गया, तो 10 का यहाँ से 1 आ गया, ठीक है। यहाँ पर बच गया 1, उसके बाद में देखो 6 और 3 कितने हो गए? 9, और 9 और 9 कितने हो गए? 18, 18 और 1 हो गया 19, और 19 और 1 हो गया 20। तो 20 का आ गए यहाँ से 0, बच गया 2। उसके बाद में देखो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 6, तो 6 और 2 कितना हो गया? 8, 8 और 2 कितना हो गया? 10। तो मित्रों यहाँ से आपके सामने ये पूरा 100% प्राप्त होगा। उसके बाद में देखो यहाँ पर 40 और 10 कितने हो गए? 50 हो गए। 40 और 10 कितने हो गए? 50। और यहाँ पर 39 और 11 ये कितने हो गए? तो यहाँ पर आपके सामने देखो ये कितने हो रहे? 50 ही हो रहे, 50 ही हो गए। तो यहाँ पर भी आपके सामने कितना परसेंट हो जाएगा? 100%। तो यहाँ पर आपके सामने ये भूभाग और यहाँ पर ये जनसंख्या है, तो इनका आप यहाँ से स्क्रीनशॉट है वो ले ले। आप यहाँ से इनका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर मैं आपको इनकी आगे की स्थिति है वो और बता देता हूं। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने यहाँ तक। अब देखिए मित्रों यहाँ से मैं आपको आगे की जो स्थिति है वो और बता देता हूं कि ये जो आपके सामने मरुस्थल है मित्रों, आपके सामने ये जो मरुस्थल है, इस मरुस्थल की देखिए यहाँ से आपके सामने अगर उत्पत्ति पूछे तो इस मरुस्थल की उत्पत्ति देखिए कहां से हुई है। तो यहां पर आप याद रखिएगा परसो कार्बोनिफेरस युग, कार्बोनिफेरस युग, यानी परसो कार्बोनिफेरस युग है, वहां से देखिए मरुस्थल की क्या हुई है? उत्पत्ति हुई है। जबकि हम अरावली की बात करते हैं तो मित्रों अरावली की उत्पत्ति है वो देखिए कहां से हुई है। तो यहां से इनकी आप जब उत्पत्ति देखोगे तो इनकी उत्पत्ति है वो देखिए कहां से हुई है। तो याद रखिएगा प्री कैम्ब्रियन युग। मित्रों यहां से याद रखिएगा प्री कैम्ब्रियन युग, यहां से इनकी उत्पत्ति हुई है। फिर मैदानी भागों की बात करते हैं तो मैदानी भागों की जो उत्पत्ति है वो उत्पत्ति देखिए आपकी कहां से हुई है। तब आपको यहां से याद रखना प्लीस्टोसीन काल से, प्लीस्टोसीन काल दिखाई दे रहा है यहां से प्लीस्टोसीन काल। तो यानी इनकी उत्पत्ति है वो प्लीस्टोसीन काल से हुई है। फिर पठारी भागों की बात करते हैं तो इनकी उत्पत्ति है वो कहां से हुई है। तब आपको याद रखना आर्कियन युग से हुई है। इनकी उत्पत्ति मित्रों आर्कियन युग से हुई है। तो यानी मरुस्थल की उत्पत्ति परसो कार्बोनिफेरस युग से, और यहां से अरावली की उत्पत्ति है वो प्लीस्टोसीन है, अरावली की उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन युग से, और मैदानी भागों की उत्पत्ति है वो प्लीस्टोसीन काल से हुई है, और पठारी भागों की उत्पत्ति है वो आर्कियन युग से हुई है। उसके बाद में देखिएगा कि ये जो मरुस्थल है ये मरुस्थल अवशेष किसका है। ये अवशेष आपके सामने देखिए किसका है, तो याद रखना है ये टैथिस सागर का अवशेष है।
ये टैथी सागर का अवशेष है। किसका मित्रों? यहां से ये टैथी सागर का अवशेष है। और अरावली की बात करते हैं तो अरावली देखिए आपके सामने ये किसका अवशेष है? ये किसका अवशेष है? तो याद रखना है ये गोंडवाना लैंड का अवशेष है। ये गोंडवाना लैंड का अवशेष है। उसके बाद में हम मैदानी भागों की बात करते हैं तो ये भाग देखिए आपके सामने किसका अवशेष रहेगा? तो यहां पर ये भी आपके सामने ये टैथी सागर का अवशेष है। किसका अवशेष है? ये टैथी सागर का अवशेष है। उसके बाद में देखिए जो पठारी भाग है, ये पठारी भाग आपके सामने देखिए किसका अवशेष है? तो याद रखना ये गोंडवाना लैंड का अवशेष है। मित्रों किसका अवशेष है? गोंडवाना लैंड का अवशेष है। तो यहां से हमने ये देखा कि जो यहाँ पर आपके सामने राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश है, इन चारों भौतिक प्रदेशों में आप देखिए एक एक विशेषता को ध्यान से देखें कि राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश है, मरुस्थल है, अरावली है, मैदानी भाग है और पठारी भाग है। तो ये जो मरुस्थल है, ये जो आपके सामने मरुस्थल है, ये मरुस्थल देखो कितने प्रतिशत भूभाग पर फैला? ये 61.11% भूभाग पर फैला। जबकि यहाँ पर जनसंख्या देखो कितनी निवास कर रही है? 40% जनसंख्या निवास कर रही है। ये मरुस्थल की जो उत्पत्ति हुई है वो आपके सामने परसो कार्बोनिफेरस युग से हुई है। और ये मरुस्थल किसका अवशेष है? तो ये टैथी सागर का अवशेष है। फिर अरावली की बात करें तो अरावली कितने प्रतिशत भूभाग पर फैली है? तो ये 9% भूभाग पर फैली, जबकि यहां पर देखो 10% जनसंख्या वो निवास करती है। ये अरावली की उत्पत्ति है वो प्री कैम्ब्रियन युग से हुई है। और ये अरावली किसका अवशेष है? ये गोंडवाना लैंड का अवशेष है। उसके बाद में देखिए मैदानी भागों की बात करते हैं तो ये राजस्थान के 23% भूभाग पर फैला है। और यहाँ पर कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास कर रही है? 39% जनसंख्या वो निवास कर रही है। और ये मैदानी भागों की जो उत्पत्ति है वो उत्पत्ति कहां से हुई है? प्लेस्टोसिन काल से हुई है। और ये अवशेष किसका है? तो ये टैथी सागर का अवशेष है। फिर पठारी भागों की बात करते हैं मित्रों, तो पठारी भाग ये राजस्थान के देखो कितने प्रतिशत भूभाग पर है? ये 6.89% भूभाग पर है। और यहाँ पर कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास कर रही है? 11% जनसंख्या निवास कर रही है। और ये किसकी उत्पत्ति देखिए तो इसकी उत्पत्ति है वो आर्कियन युग से हुई है। और ये अवशेष किसका है? तो ये गोंडवाना लैंड का अवशेष है। तो ये सारी की सारी बातें देखिए मित्रों, यहां से आप एक साथ इनको याद कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए यहां से आप देखिए पहले इनका स्क्रीनशॉट ले लें। पहले आप इन चारों की चारों स्थितियों का स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम आगे की स्थिति को और समझ लें। यहां से देखिए दोस्तों आगे हम बात करते हैं तो यहां से आपसे देखिए इनका विस्तार पूछ सकता है। यहां से विस्तार पूछ सकता है या इनका ढाल पूछ सकता है। तो यहां से देखिए मैं आपको एकदम इजी तरीके से बता रहा हूं मित्रों, यहां से आपको इजी तरीके से बता रहा हूं कि ये जो मरुस्थल है इस मरुस्थल का विस्तार देखिए आपके सामने किस प्रकार से रहेगा। तो इनका विस्तार रहेगा वो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर रहेगा। यानी मरुस्थल का विस्तार है वो तो कहां से रहेगा? तब तो आप ये कर सकते हैं उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम कर सकते हैं। और अरावली का जो विस्तार आप देखोगे तो अरावली का विस्तार आपको कैसा मिलेगा? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर मिलेगा। यानी इनका विस्तार आपको यहां से दक्षिण पश्चिम से आपको उत्तर पूर्व की ओर मिलेगा। ठीक है। और उसके बाद भी जब मैदानी भागों की बात करते हैं तो इनका विस्तार देखिए आपको कहां से मिलेगा? तो इनका विस्तार आपको दक्षिण से उत्तर पूर्व की ओर मिलेगा। कैसे मिलेगा? दक्षिण से उत्तर पूर्व, दक्षिण से उत्तर पूर्व की ओर मिलेगा। और अपन देखिए पठारी भागों की बात करते हैं तो ये आपके सामने देखिए इनका जो विस्तार है वो विस्तार आपको कैसे मिलेगा? तो यहां पर आपको इसका विस्तार दक्षिण से उत्तर करना है। क्या करना है? दक्षिण से उत्तर करना है। तो ये भी आपको यहां से साथ के साथ एक साथ याद कर सकते हैं। तो यहां पर मित्रों ये थी आपके सामने स्थिति राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश। उन भौतिक प्रदेशों में देखिए कुछ विशेषता हमने यहां से पढ़ ली। अब आगे की चर्चा देखिए हम और करते हैं, एक एक पॉइंट को लेकर के पढ़ते हैं। सबसे पहले चाहे आप मरुस्थल को पढ़ो, चाहे अरावली को पढ़ो, चाहे मैदानी भागों को पढ़ो, चाहे आप पठारी भागों को पढ़ो, इन सब की देखिए आपको यहां से विशेषता वो पढ़नी। तो इतनी विशेषता आपके समझ में आई या नहीं आई? अगर इतनी चीज आपके समझ में आई है तो वीडियो को आप लाइक जरूर कर दें।
इतना आप करेंगे, वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करेंगे। अब देखिए आगे की बात हम पढ़ते हैं इस मरुस्थल की। तो देखिए दोस्तों, ये जो मरुस्थल है ये तो मैंने यहाँ पर राजस्थान के संदर्भ में लिया। अभी अपन पूरे वर्ल्ड के हिसाब से लेते हैं, पूरे विश्व के हिसाब से इस मरुस्थल को पढ़ते हैं। तो मित्रों देखिए, वर्ल्ड के हिसाब से आपको कैसे याद रखना है, देखना मित्रों। यहां पर है आपके सामने एक महाद्वीप, और उस महाद्वीप का नाम देखिए क्या है। तो यहां से आपको ध्यान रखना है, ये महाद्वीप आपके सामने है अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका महाद्वीप है। यानी इस वाले महाद्वीप का नाम है आपके पास में अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप है। और इस अफ्रीका महाद्वीप से देखिए आगे हम देखें तो आगे आता है एशिया महाद्वीप। यहां पर आपके सामने देखिए, यहां पर आपको महाद्वीप मिलेगा, देखिए कौन सा। तो मित्रों यहां से आप ध्यान रख सकते हैं एशिया महाद्वीप। मित्रों यहां पर देखिए आपके सामने जिस महाद्वीप का विस्तार है वो महाद्वीप देखिए कौन सा है, यहां पर एशिया महाद्वीप है। इस वाले महाद्वीप का नाम तो मित्रों देखिए आपके सामने ये एशिया महाद्वीप है, ये तो एशिया महाद्वीप है, और इधर से आपके पास अफ्रीका महाद्वीप है। और इसी एशिया महाद्वीप में जब आप यहां से देखोगे तो यहां पर आपके सामने देखिए जो देश है वो कौन सा है, भारत है। मित्रों कौन सा देश है, यहां से भारत है। तो यहां पर भारत की स्थिति हो गई, ये एशिया महाद्वीप है, और यहां पर आपके पास देखो अफ्रीका महाद्वीप है। अब यहां पर अगर हम देखिए, यहां पर मरुस्थल की बात करें तो मरुस्थल का विस्तार देखिए आपको कहां मिलेगा। देखो यहां पर आपके सामने ये मरुस्थल है, यहां पर एक मरुस्थल है यहां पर, और इस मरुस्थल का देखिए नाम मित्रों क्या है, तो याद रखना है थार का मरुस्थल। क्या है यहां पर? थार का मरुस्थल। यहां पर मित्रों थार का मरुस्थल है। अब इस थार के मरुस्थल की जब हम चर्चा करें तो थार का मरुस्थल है ये आपके सामने देखो विश्व में आपके सामने ये 2 देशों में फैला है। कितने देशों में फैला है? ये 2 देशों में फैला। एक देश का नाम तो रहेगा आपके सामने पाकिस्तान, और दूसरा देश आपके सामने रहेगा भारत। यानी एक तो पाकिस्तान है और दूसरा आपके सामने भारत है, और यहां पर ये थार का मरुस्थल है। ध्यान रखिएगा मित्रों, यहां पर जो आपके सामने ये जो मरुस्थल है ये मरुस्थल कौन सा है? थार का मरुस्थल है, जिसका विस्तार पाकिस्तान और भारत में आता है। अब आपने ये सोचा होगा कि सर आपने थार का मरुस्थल लिया जो पाकिस्तान और भारत में, आपने यहाँ अफ्रीका महाद्वीप को क्यों रख दिया? क्या आप हमें कंफ्यूज करने के लिए बना रहे हो? यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए नहीं बना रहा हूं मैं, आपके सामने ये अफ्रीका महाद्वीप देखे क्यों रख रहा हूं, इसके पीछे का रीजन आप समझिएगा, आपको पता चलेगा कि अफ्रीका महाद्वीप यहाँ पर क्यों रखा गया है। पहले मेरी एक एक बात को समझना कि थार का मरुस्थल है ये आपके सामने देखो कौन कौन से देशों में फैला, एक तो पाकिस्तान में फैला है और एक आपके सामने भारत में फैला हुआ है। अगर हम देखें यहाँ पर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में तो ये जो थार का मरुस्थल है ये थार का मरुस्थल कहलाता है पाकिस्तान में थाल मरुस्थल। क्या कहलाता है? यहाँ पर ये थाल मरुस्थल कहलाता है, पाकिस्तान में इसको थाल मरुस्थल बोल देते। थाल मरुस्थल के अलावा देखिए मित्रों इसको पाकिस्तान में चोलिस्तान के नाम से पुकार देते हैं, पाकिस्तान में इसको चोलिस्तान मरुस्थल के नाम से पुकार देते हैं। क्या बोल देते हैं भाई? चोलिस्तान, और थाल के नाम से। लेकिन जब भारत की बात करते हैं मित्रों तो भारत में देखिए इस थार के मरुस्थल को किस नाम से पुकारा जाता है? तो भारत में देखिए आपके सामने इस मरुस्थल को थार का मरुस्थल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको? थार का मरुस्थल, इसको थार का मरुस्थल बोल सकते हैं। और थार के मरुस्थल के अलावा मित्रों इसको यहां पर आप ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी बोल सकते हैं, ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी बोल सकते हैं। इनके अलावा आप इनको देखिए भारतीय मरुस्थल भी बोल सकते हैं, भारतीय मरुस्थल भी बोल सकते हैं। तो भारत में आप देखो कि भारत में देखिए इस थार के मरुस्थल को देखिए किस नाम से पुकारा जा रहा है?
इस थार के मरुस्थल को देखिए पाकिस्तान में तो थाल या चोलिस्तान के नाम से, और भारत में इसको थार का मरुस्थल, ग्रेट इंडियन डेजर्ट या भारतीय मरुस्थल कहा जा रहा है। लेकिन मित्रों यहां पर आपके सामने ये जो थार का मरुस्थल है, ये थार का मरुस्थल देखिए यहां पर आपके सामने कुछ खाड़ी देश हैं, यहां पर आपके सामने कुछ खाड़ी देश है मित्रों, यहां पर खाड़ी देश जहां पर आपको अदन की खाड़ी मिलेगी, फारस की खाड़ी मिलेगी, यमन की खाड़ी मिलेगी। तो यहां पर मित्रों जो आपके सामने यहां पर जो खाड़ी देश हैं, कौन से देश हैं? खाड़ी देश हैं। इन खाड़ी देशों को आप यहां पर अरब देश भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं मित्रों? अरब देश। ये अरब कंट्री है इधर। तो खाड़ी देशों में या अरब देशों में देखिए इस थार के मरुस्थल को किस नाम से पुकारा जाता है? तो याद रखना, इसको कहा जाता है कबीर। ध्यान दीजिए यहां पर कि थार का मरुस्थल है, इस थार के मरुस्थल को यहां पर खाड़ी देशों में या फिर अरब देशों में क्या कहा जाता है? कबीर कहा जाता है। लेकिन ये जो थार का मरुस्थल है मित्रों, ध्यान दीजिए, अभी यहां से इंपॉर्टेंट बातें आने वाली। ये जो थार का मरुस्थल है, ये थार का मरुस्थल देखिए ये ग्रेट पैलियो, ये ग्रेट पैलियो आर्कटिक अफ्रीकी महाद्वीप का पूर्वी भाग यानी यह ग्रेट पैलियो आर्कटिक अफ्रीकी महाद्वीप का पूर्वी भाग। तो ये जो पूर्वी भाग आपको यहां पर मिलेगा मित्रों, यहां पर ये जो पूर्वी भाग है यहां पर आपको मिलेगा सहारा मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल मिलेगा आपको यहां पर? तो याद रखना मित्रों, यहां पर आपको यहां पर सहारा मरुस्थल मिलेगा। कौन सा मरुस्थल मिलेगा? सहारा मरुस्थल मिलेगा। अब यहां से स्थिति को समझना, यहां पर मित्रों आपके सामने ये सहारा मरुस्थल है। यहां पर मित्रों आपके सामने देखिए ये सहारा मरुस्थल का भाग है। तो ये सहारा मरुस्थल की देखिए यहां से स्थिति क्या रहेगी? सहारा मरुस्थल। देखना, यानी जो थार का मरुस्थल है, ये थार का मरुस्थल देखिए आपके सामने ये ग्रेट पैलियो आर्कटिक अफ्रीकी महाद्वीप का पूर्वी भाग है। तो ग्रेट पैलियो आर्कटिक अफ्रीकी महाद्वीप का जो पूर्वी भाग है, ये पूर्वी भाग आपको यहां से सहारा मरुस्थल के रूप में मिलेगा। तो ये जो आपका थार का मरुस्थल है, ये सहारा मरुस्थल का ही क्या है? एक भाग है। तो यहां से आपसे अलग अलग परिस्थिति के आधार पर, अलग अलग स्थिति के आधार पर आपसे प्रश्न पूछेगा कि थार का मरुस्थल है कहां है? ये पाकिस्तान में, भारत में फैला। लेकिन पाकिस्तान में थार का मरुस्थल कहलाता थाल मरुस्थल या चोलिस्तान मरुस्थल। लेकिन भारत में इसको बोल देते हैं मित्रों आपके सामने थार का मरुस्थल, ग्रेट इंडियन डेजर्ट या भारतीय मरुस्थल। लेकिन जब अरब देशों की बात करते हैं तो यहां अरब कंट्री में देखिए इस थार के मरुस्थल को क्या बोला जाता है? यहां पर कबीर बोला जाता। क्या बोला जाता है? यहां पर कबीर। और ये जो थार का मरुस्थल है, ये ग्रेट पैलियो आर्कटिक अफ्रीकी महाद्वीप का मित्रों क्या है? पूर्वी भाग, यानी सहारा मरुस्थल का ये के पूर्वी भाग है। उसके बाद में मित्रों देखिए अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में तो ये थार का मरुस्थल केवल और केवल 15% भूभाग पर फैला है। ये केवल और केवल पाकिस्तान के 15% भूभाग पर फैला है। जबकि हम भारत की बात करते हैं तो भारत में ये देखिए 85% भूभाग पर फैला है। ये भारत में 85% भूभाग पर फैला है, जबकि पाकिस्तान में आपके सामने ये 15% भाग पर फैला हुआ है। अब यहां से हमें ये देखना है, हमें मित्रों यहां से ये देखना है कि जो भारत है, इस भारत के ये कितने राज्यों में फैला है। तो सबसे पहला राज्य है आपके सामने मित्रों हरियाणा। कौन सा राज्य है? हरियाणा। और हरियाणा के बाद में आपके सामने दूसरा राज्य है ये पंजाब। और पंजाब के बाद में तीसरा राज्य है आपके सामने गुजरात।
तीसरा राज्य है मित्रों आपके सामने गुजरात, और उसके बाद में देखिए यहां से तीसरे नंबर पे बाद में आपके सामने चौथा राज्य आ जाएगा राजस्थान। यानी यहां पर आप ये देखो कि जो भारत है इस भारत में थार का मरुस्थल 85% यानी 85% भाग पर फैला, और यहां पर भारत के ये 4 राज्यों में फैला। यानी एक तो आपका हरियाणा है, दूसरा आपका पंजाब है, तीसरा आपके सामने गुजरात है, और चौथा आपके सामने राजस्थान है। तो हरियाणा है, पंजाब है, गुजरात है, ये राजस्थान 4 राज्यों में फैला। लेकिन यहां पर मित्रों आप ये देखोगे कि ये हरियाणा के कितने प्रतिशत भाग पर फैला है, तो ये 6% भाग पर फैला। लेकिन यहां पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब में ये कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है, 8% भाग पर फैला। जबकि यहां गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात में ये कितने प्रतिशत भाग पर फैला है, 13% भाग पर फैला है। उसके बाद में राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान के कितने प्रतिशत भाग पर फैला है, ये 58% भाग पर फैला हुआ है। तो मित्रों यहां से हरियाणा में ये 6% है, पंजाब में आपका 8% है, और गुजरात में आपका 13% है, और राजस्थान में 58% है। इन सबको देखिए आप यहां से काउंट करेंगे तो काउंट करने से आपको कितना परसेंट मिलेगा, 85% मिलेगा। देखिए यहां से आप काउंट करोगे 8 और 8 16, 8 और 8 16, 16 के बाद में यहां से 6 और करो तो 16 के बाद में देखिए 16 17 18 19 20 21 22, और उसके बाद में 23 24 25, तो 25 का आ गए यहां से आपके सामने 5 बच गया, कितना 2। उसके बाद में देखिए यहां पर 5 है और यहां पर 1 है, तो 5 रेख तो हो गया 6, और 6 के बाद में देखिए यहां पर आ गया 2, तो ये 2 और जोड़ दो, यहां पर हो गया 85%। यानी ये भारत में ये 85% भाग पर फैला हुआ है, जिसमें हरियाणा का हिस्सा 6% रख रहा है, पंजाब में ये 8% रख रहा है, गुजरात में ये 13% रख रहा है, उसके बाद में राजस्थान में ये 58% भाग है वो रख रहा है। तो सबसे ज्यादा ये थार का मरुस्थल कहां फैला है मित्रों, कहां फैला हुआ है, ये राजस्थान में फैला हुआ है। ये भारत के संदर्भ में ये 58% भाग पर फैला है। तो आप मित्रों यहां से भी इसका स्क्रीनशॉट है वो ले लें। ले लिया स्क्रीनशॉट आपने यहां से। अब देखिए आगे की हम यहां से इस मरुस्थल को पढ़ते हैं तो अभी तक ये मरुस्थल पूरा है वो नहीं हो पाया। अभी इसमें बहुत सारी बातें कि जब हम देखिए यहां से देखिए देख रहे हैं कि यहां पर ये भारत का हिस्सा है, तो यहां से आप जब भारत के मानचित्र को देखोगे तो भारत का मानचित्र देखिए कुछ आपको इस प्रकार से मिलता है। यहां से मित्रों आपके सामने देखिए यहां से ये भारत का मानचित्र आपको कुछ इस प्रकार से मिल जाता है। तो अब इस भारत में आप ये देखोगे कि इसमें थार का मरुस्थल कहां है, तो मैंने पहले से आपको देखिए यहां से ऊपर बता रखा है कि थार का मरुस्थल का हिस्सा वो देखिए आपके सामने कहां है। तो यहां पर आप देखो, यहां पर आप देखोगे तो यहां पर देखिए ये थार का मरुस्थल है, यहां पर ये आपके सामने मित्रों देखो क्या है, थार का मरुस्थल है। तो थार का मरुस्थल इधर से गुजरात में फैला, यहां पर राजस्थान में फैला, इधर से हरियाणा, इधर से पंजाब है, और इधर से पाकिस्तान में। तो यहां पर ये थार का मरुस्थल आपके सामने भारत राज्य में, भारत है और भारत के 4 राज्यों में फैला है। तो यहां पर हिस्सा ज्यादा सबसे ज्यादा किसका है, राजस्थान का मित्रों। और अभी हम राजस्थान की बात करेंगे कि राजस्थान के ये कितने जिलों में फैला हुआ है, राजस्थान में इसकी क्या क्या विशेषताएं, इसका विस्तार देखिए लगातार क्यों बढ़ रहा है, इनको रोकने के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं। तो मित्रों इनकी चर्चा है वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप बने रहिएगा इस चैनल के साथ, लगातार आपको ऐसे वीडियो बार बार मिलते रहेंगे। और दोस्तों अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप इसको लाइक जरूर करें, और अपने दोस्तों को इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर वो जरूर करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप बने रहिएगा इस वीडियो के साथ। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।